आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि फर्म क्या है और फर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे टीआर, एमआर और एआर क्या होते हैं उन्हें जानेंगे और टीआर, एमआर और एआर के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फर्म किसे कहते हैं, जो अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो फर्म कुछ व्यक्तियों के पार्टनरशिप यानी साझेदारी द्वारा स्थापित किया गया एक व्यवसाय है जहाँ पे वह वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं और उसका सेलिंग करते हैं, उसे ही हम फर्म कहते हैं। अब हम टीआर यानी टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, जिसका हिंदी कुल आगम है। समझते हैं टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं। तो फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने पे जितनी आय मिली कुल, उसे ही हम टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम कहते हैं। जब हम मार्जिन रेवेन्यू यानी सीमांत आगम की बात करते हैं तो सीमांत आगम से तात्पर्य है कि फर्म द्वारा हम वस्तु की अंतिम इकाई को बेचने पे जितनी आय मिली उसे हम सीमांत आगम यानी मार्जिन रेवेन्यू कहते हैं। जब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू से तात्पर्य है कि जब टोटल रेवेन्यू में हम क्वांटिटी की संख्या से भाग कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू निकल आता है। टीआर, एमआर और एआर के बीच जो संबंध स्थापित करेंगे वो हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में कर सकते हैं। जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो तब किस प्रकार से टीआर, एमआर और एआर के बीच संबंध स्थापित होगा उसे जानेंगे, और जब मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति हो तब टीआर, एमआर और एआर के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है उसे जानेंगे। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन को समझते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इसमें विक्रेता वस्तुओं के मूल्य को घटा या बढ़ा नहीं सकता। वस्तु के मूल्य निश्चित होते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में हम जानते हैं बहुत सारे विक्रेता हैं, वह चाहकर भी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा नहीं सकते। यदि बढ़ा देंगे तो जो क्रेता है किसी दूसरे विक्रेता से अपने वस्तु को खरीदेगा, इस प्रकार से उसकी जो वस्तु है बिक नहीं पाएंगे। यदि घटा देगा तो उसे घाटा का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन में जो विक्रेता है न वस्तुओं की कीमतों को घटा पाएगा न बढ़ा पाएगा। टीआर, एमआर और एआर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम एक तालिका का सहारा लेंगे। इस तालिका में हम देख रहे हैं पी, क्यू, टीआर, एमआर और एआर को हमने दिखाया है। पी चूँकि निश्चित है, चूँकि परफेक्ट कंपटीशन है। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी जो लगातार 6 क्वांटिटी है, फिर वाई एक्सिस पर टीआर, एमआर और एआर को हमने दिखाया है। जब हम देख रहे हैं क्वांटिटी 1 है तो टीआर 10 है, क्वांटिटी 2 होने पे टीआर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टीआर यानी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है। जब हम एआर, एमआर की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं जब क्वांटिटी 1 है तो एआर 1 है, 2 होने पर भी एआर फिर 10 है, फिर 3 होने पर भी एआर 10 की वृद्धि हुई, 4 क्वांटिटी पर भी 10 की, 5 क्वांटिटी पर भी 10 की। यानी एक्स एक्सिस के समांतर एआर हमें मिल रहा है। जब एमआर की बात करते हैं तो एमआर भी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रत्येक अगली क्वांटिटी में प्रत्येक 10 इकाइयाँ एमआर में वृद्धि हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जो है एआर के ठीक ऊपर ही एमआर की जो लाइन वो भी ड्रा करेंगे। यानी एआर बराबर एमआर होगा जो एक्स एक्सिस के समांतर है। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में एआर, एमआर और टीआर के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को समझेंगे क्या होता है। इस प्रतियोगिता में एक ही विक्रेता होता है और जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम जानते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हम मोनोपोली, ओलिगोपोली और डुओपोली की बात करते हैं। तो मोनोपोली में
एक विक्रेता होता है और ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता होते हैं और डुओपोली में केवल 2 विक्रेता होते हैं। तो हम यहाँ पर मोनोपोली की बात कर रहे हैं। तो मोनोपोली में हमने TR-MR और AR के बीच संबंध स्थापित करने के लिए फिर हमने एक तालिका का सहारा लिया है। हम देख रहे हैं जब क्वांटिटी 1 है तो TR10 है, क्वांटिटी 2 है तो TR18 है, क्वांटिटी 3 होने पे TR24 है। जब क्वांटिटी 5 होती है तो TR मैक्सिमम यानी 13 हो जाती है और क्वांटिटी 6 करते हैं तो TR13 हो जाती है। यदि हम इसके बाद भी क्वांटिटी 7 लेते हैं तो हमारा जो TR है वह घटने लगेगा। और चूँकि हम इस रेखाचित्र में देख भी रहे हैं कि 5 और 6 पे मैक्सिमम है, लेकिन फिर उसके बाद एक्स एक्सिस की ओर झुक गया है यानी घट रहा है। इसके बाद यदि हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो झुकने लगेगा। यदि हम MR की बात करते हैं तो MR के रेखाचित्र खींचने के लिए हम देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी 1 है तो MR10, फिर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे MR घट रहा है। यानी जब क्वांटिटी 6 होती है तो वो MR 0 हो जाता है। और जब हम AR की बात करते हैं तो AR देख रहे हैं जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी 1 है तो AR 10 है, क्वांटिटी 2 होने पे AR 9 है। और जब हम 6 क्वांटिटी लेते हैं तो AR 5 हो जाती है। यदि हम संबंध स्थापित करना चाहें इन सब में तो हम देख रहे हैं जब TR मैक्सिमम है तो MR 0 है, फिर 6वीं इकाई पे TR मैक्सिमम है, उसके बाद यदि हम 7वीं इकाई फर्म द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके फिर उसे सेलिंग करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो घटने लग रही है। जब टोटल रेवेन्यू घट रही है तो MR एक्स एक्सिस के नीचे यानी ऋणात्मक हो जा रही है। देख रहे हैं MR ऋणात्मक हो जा रही है, लेकिन AR तो घट रही है MR के साथ, लेकिन MR के घटने की जो तीव्रता है AR से कहीं अधिक है। MR तो ऋणात्मक हो जाती है लेकिन AR ऋणात्मक नहीं होता है। इस प्रकार हमने उस स्थिति में TR-MR AR के बीच संबंध स्थापित किया जब एक अधिकारी अपने प्राइस को डिक्रीज कर रहा है। अब हम उस स्थिति में TR-MR और AR के बीच संबंध स्थापित करेंगे जब एक अधिकारी अपनी प्राइस को बढ़ा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस तालिका में प्राइस पहले 10 था, फिर अपनी प्राइस को लगातार बढ़ा रहा है। यानी जब क्वांटिटी 1 थी तो प्राइस 10 थी, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो 10 है। फिर प्राइस लगातार 15 तक बढ़ती है, यानी 2 इकाई पे प्राइस हमारी 11 हो जाती है। फिर क्वांटिटी 3 होने पे जो प्राइस हमारा 12 हो जाती है। फिर क्वांटिटी 4 होने पर जो हमारी प्राइस है वो 13 हो जाती है। इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रही है, 10 से 22, 22 से 36, 36 से 52, फिर 70, फिर 90। फिर MR हम देख रहे हैं क्वांटिटी 1 होने पे MR 10 है, 12 है, 14 है, 16, 18, 20 यानी लगातार बढ़ रहा है। AR भी बढ़ रहा है। क्वांटिटी 1 होने पे MR 10 था और क्वांटिटी 2 होने पे AR जो है 11 है, फिर क्वांटिटी 3 होने पे AR 12 है। यानी जब क्वांटिटी 6 है तो TR 90 और MR 20 और AR 15 है। क्वांटिटी 1 होने पे TR, MR और AR बराबर हैं। तो इस तालिका से की सहायता से हम रेखाचित्र ड्रा कर सकते हैं। देख रहे हैं जब क्वांटिटी 1 है तो TR हमारा 10 है, क्वांटिटी 2 होने पे TR 22 है, क्वांटिटी 3 होने पे 36 है। फिर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे TR भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से जो बिंदु मिल रहा है उस बिंदु को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे ऊपर उठती होगी वही रेखा जो है TR होगी। जब हम MR की बात करते हैं तो MR जो है जब क्वांटिटी 1 थी तो MR 10, क्वांटिटी 2 होने पे MR 12, क्वांटिटी 3 होने पे MR 14। फिर लगातार देख रहे हैं जब क्वांटिटी 6 है तो MR 20 है। तो इस प्रकार से जो बिंदु मिलेंगे फिर उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वही रेखा जो होगी MR होगी, जो TR के बिल्कुल
नीचे है। जब हम AR की बात करते हैं तो AR में हम देख रहे हैं क्वांटिटी 1 होने पे 10 है, क्वांटिटी 2 होने पे AR 11 है। जब क्वांटिटी 6 होती है तो AR जो है 15 हो जाती है। इस प्रकार से जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे हम वही AR होगा, जो MR के बिल्कुल नीचे है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक अधिकारी अपनी कीमतों में यदि डिक्रीजिंग करता है तो किस प्रकार से TR MR और AR के बीच संबंध स्थापित हो रहे थे, और जब वह अपनी कीमतों में इंक्रीजिंग करता है तो किस प्रकार से TR MR और AR के बीच संबंध स्थापित हो रहे हैं, उसे हमने देखा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।